अच्छा, मतलब बोरोइंग कॉस्ट जो आपकी है उसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते हैं, जिसके कुछ नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। वाह, I made tons of money in my initial days of career of this consultancy. wonderful, wonderful. कि Gujaratis are pro risk taking Very good. because they are doing very well also. Yes. Whereas Marwadis are conservative. साल में 2 या 3 स्टार्टअप को फंडिंग करता हूँ। तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया इन्वेस्टर्स कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस स्टेज पे आना चाहते हैं। कि ऐसे लोगों के गिरने के भी चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं, और सफिशिएंट कैपिटल अगर नहीं है तो आपने अपने आप को उस बिजनेस के फेलियर के लिए पहले ही दिन से रास्ता क्रिएट कर लिया है। आप उसको डिवेंचर रूप में ला दीजिए, उसको स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में ला लीजिए। इफ़ यू आर ए एक्सपोर्टर, आप उनको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग दिला सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर द स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रोडक्ट्स सो दैट यू अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन सर्विस इट टाइम टू टाइम। इंटरेस्ट सब्सिडी उसी के लिए है जो बोरो कर रहा है। तो आपको बोरो करना ही पड़ेगा। साख को भी खराब करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी खराब करेंगे। अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज स्टार्टअप की दुनिया है। हर नया कॉलेज से पढ़ के आने वाला इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई न कोई अपना बिजनेस करना चाहता है। करेक्ट। जो जोखिम नहीं लेना चाहता है तो वो ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी जाएगा। आप उसको कुछ भी ज्ञान देंगे तो भी स्लो एंड स्टेडी जाएगा। एंड देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट द बिजनेस विल फ्लोरिश एंड अलोंग विद द क्लाइंट यू विल आल्सो फ्लोरिश। अम्मी जान कहा करती थी, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधा हमेशा धर्म से बड़ा होता है। ऐसे ही एक डायलॉग हमने सुना कि धंधा करना है तो बड़ा करो पुरुषोत्तम भाई, छोटे में क्या रखा है। धंधा बड़ा करने के लिए सबसे पहले सबसे ज़रूरत होता है पैसा। चाहे कितना भी कोई बोले बात पैसा की को नहीं, पर एक्चुअली बात पैसा की है। आज हर बिज़नेस के लिए जो लाइफलाइन है, हर बिज़नेस के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सेवियर है, वो है मनी, फिनेंस, लोन्स या वर्किंग कैपिटल, या जैसे आप बोलो, जो नाम बोलो, सबसे बड़ा रुपया। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं 40 साल से कार्यरत एक दिग्गज जो सिर्फ लोन फिनेंसिंग का ही काम करता है, और कहीं ना कहीं इतने सारे बिजनेस को इन्होंने हेल्प किया है। कॉरपोरेट्स का एक बहुत गजब एक्सपोजर लेके इन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू की। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत ही गजब मेंटोर, कितने अनगिनत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इन्होंने करियर बनाया है। हमारे बीच स्वागत करते हैं आज विक्ट्री टॉक्स के अर्थ और निवेश मंथन के एक अनूठे से एपिसोड में श्री BL माहेश्वरी जी का। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू अर्पित जी, मेरे को आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना जो भी 40 साल की जर्नी का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं, आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं। एंड मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि जितना मैं इस मामले में आपको 1-to-1 इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। सर, आपने कहा 40 साल का एक्सपीरियंस, और हमने सुना है कि आप एक बहुत छोटे से गांव राजस्थान से CA करने के लिए बॉम्बे पहुंचे। क्या रहा, कैसा रहा? थोड़े से आपके जीवन के बारे में बताएं, स्ट्रगल के बारे में बताएं, और कैसे आप एक स्मॉल ट्रेडर फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद आज आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। अर्पित जी, आपने बहुत सही बोला कि मैं बहुत ही छोटे गाँव से बिलोंग करता हूँ, और बैकग्राउंड में हमारे परिवार भी बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार से नहीं है। पर हमारे कॉलेज टाइम में एक हमारे प्रोफेसर थे जो हमको मेंटर करते थे कि CA इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड प्रोफेशन इफ़ यू कैन नॉट क्रैक द IAS। अच्छा। अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज द बेस्ट सेकंड ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट फॉर इफ़ यू कैन नॉट क्रैक द IAS एग्जाम। सो दैट काइंड ऑफ ड्रीम हैज़ बीन क्लिक्ड बाय हिम। वाह। एंड दैट हैज़ मेड मी टुडे टू बी हियर। एक CA एक ऐसी डिग्री, मतलब IAS से सेकंड आपने सोचा कि IAS अगर क्रैक नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं CA करेंगे। yes. और CA आपको क्यों ऐसा लगा कि अचीवेबल होगा? मतलब उस समय तो शायद 83 की हम बात कर रहे हैं, जब आप 79 में आप शिफ्ट हुए, 83 में आप CA बने, तो 83 में तो परसेंटेज भी बहुत ही मुश्किल से, मतलब मेरे ख्याल से तीसरी उंगली नहीं उठती थी, ऐसा कुछ। बिल्कुल, आपने सही बोला। एग्जाम वास्तव में कठिन होता करता था। और अगर मन में एक उद्देश्य बनाया है कि आपको CA किए बिना वापस राजस्थान नहीं जाना है, अच्छा, तो शायद ये चीज़ असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। और बहुत बार ऐसा होता भी है कि जो राजस्थान से हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ के आया हुआ लड़का, और उस ज़माने में हमारे लिए हिंदी मीडियम का ऑप्शन भी CA इंस्टीट्यूट नहीं देती थी। तो इट वाज वेरी टफ। इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। इंग्लिश में ही एग्जाम देना है। कहीं ना कहीं क्या इस डिसीजन में भी बात पैसा की है? हाँ, एंड ऑफ द डे तो आप सही कह रहे हैं। कि
एवरीथिंग इज इतने कम खर्चे में अगर इतनी बड़ी अगर डिग्री और रिकग्निशन और जो इस Yes. आयाम तक आपको पहुंचा सकती है तो शायद वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही है। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यंग स्टूडेंट्स भी हैं, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने पहले 83 से क्वालिफाई हुआ 83 में और 89 तक आपने अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट्स में काम किया और सडनली फिर आपने 89 में प्रैक्टिस चालू किया। क्या आपने ये पहले से सोच रहा था कि मैं पहले सिर्फ काम करूँगा, सीखूंगा और फिर प्रैक्टिस चालू करूँगा, या आपको था कि शुरू से प्रैक्टिस तो करनी है पर काम करके करूँगा, या क्या था आपका थॉट प्रोसेस? नहीं, ये तो मैं आपको महज भगवान की कृपा बोलूँगा। ओके। जब 5 साल की मैं नौकरी कर रहा था तब मेरे नौकरी के प्रोफेशन में भी मैं बैंकिंग मैटर्स को ही देखता था कंपनीज में। ओके। मैं जब कोरस इंडिया में था ओके। तब हमने उस टाइम पे एक नया प्रोजेक्ट लिया था। ओके। हिंदुस्तान में उस समय में ऑयल रिग्स यहाँ नहीं बनती थी, तो कोरस इंडिया ने सबसे पहले ये एक ऑयल रिग का प्रोजेक्ट लगाना चाहा था। ओके। और जिसके लोन के लिए लकीली हमारे सीनियर उस टाइम पे कोई कारण से छुट्टी पे गए हुए थे, ओह। तो मैं बीइंग ए वेरी जूनियर एंड न्यू ऑफिसर, वाह। अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, पर मेरे को भगवान की कृपा से वो अपॉर्चुनिटी मिली और वो हमारे सीनियर चीफ अकाउंटेंट के साथ मिलके और हमने वो लोन करवा के लिया। उससे हमको कॉन्फिडेंस आ गया कि बैंकिंग मैटर्स में हम कोई भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। वाह। तो मैंने दोनों कॉर्पोरेट्स में बैंकिंग मैटर्स में ही काम किया। तो देन आई रियलाइज कि बैंक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, ओके। चाहे आप कहीं पे भी उस टाइम पे देखें तो बहुत बड़ा गैप था। छोटे प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कंसल्टेंसी बिजनेस में बिल्कुल नहीं थे। ओके। तो मैंने हमारे सब दोस्तों को बोला कि आपके जिन क्लाइंट्स को बैंक के फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, आई विल बी हैप्पी टू सर्व यू। वेरी गुड। एंड विद दैट माई जर्नी वॉज वेरी प्लीजेंट। माई इनिशियल डेज वर वेरी वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आई थिंक एक डिसीजन लिया आपने बहुत बड़ा, जॉब छोड़ के ये इसमें जाना, और फिर एक इकोसिस्टम बनाया जिसमें लोगों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया और आपको ये मैंडेट्स दिए और कहीं ना कहीं आपने उसको सक्सेसफुली किया। बिजनेसमैन जो होता है वो छोटा बड़ा जो भी जैसा भी हो, उसको सबको है इच्छा कि बड़ा बिजनेस करना है। कैसे वो सबसे पहले चूज़ करे कि शुड आई गो फॉर बिजनेस फिनेंस और नॉट, और अगर वो डिसाइड करता है कि येस, तो किसके पास जाए, कैसे करे, क्या साइंस देखने चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे को ये बिजनेस फाइनेंस ये आदमी के पास से कराना है? क्योंकि आज बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है। हमें ये समझ में नहीं आता कि वो अपने लिए पैसा बनाना चाह रहे हैं कि हमारे लिए पैसा लाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे आपके एक्सपीरियंस से अभी कैसे आप ये डिसाइड करें बिजनेसमैन? अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये समस्या काफ़ी नए बिजनेसमैन को जो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं या नए स्टार्टअप्स है, उनके लिए एक चैलेंज रहता है कि सही कंसल्टेंट मिलना और उनसे सही काम लेना। करेक्ट। और करेक्ट एडवाइस पे आपको फाइनेंस मिलना चाहिए, राइट, और सफिशिएंट फाइनेंस मिलना चाहिए। मैं बहुत बार अपनी जर्नी में देखा हूँ कि लोग मिसगाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ऑन द स्पॉट जो उनसे संभव होता है वो करके और बोल देते हैं ये आपके लिए बेस्ट है, जबकि वो शायद बेस्ट नहीं होता है। बिकॉज कोई भी अगर आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी सारी डायनामिक्स आपको समझ में आनी चाहिए, और सफिशिएंट कैपिटल अगर नहीं है तो आपने अपने आप को उस बिजनेस के फेल्योर के लिए पहले ही दिन से रास्ता क्रिएट कर लिया है। बिकॉज हाफ ऑफ द वेंचर्स विच फेल्ड इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। ओके। सो सफिशिएंट फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मैं ऑलवेज ये कहूँगा कि जितना पैसा आपके पास है आपको फ्रेंकली अपने एडवाइजर कंसल्टेंट को बोलना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट्स एंड मिशन बताना चाहिए। वो शुड गाइड दैट एट व्हाट स्टेज what money you should raise, and how much money you should raise, if required do you want to do it into phase implementation. Instead of going for 100 crore in one go, you can always go for 50 crore investment today, okay, with your limited resources, okay, and bank support, and you can always relook into expansion after 2-3 years when your base is created. Then you are on a sound footing and success is guaranteed. क्या तैयारी होनी चाहिए बिजनेसमैन की बिफोर अप्रोचिंग अ कंसल्टेंट? मतलब क्या होता है कि वो मिले तो उसमें एग्जामिन कर सकता है कि क्या मेरे को कौन सही बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा, और आई एम श्योर हर एक बिजनेसमैन इतना स्मार्ट होगा कि 4-5 लोगों से बात करेगा और उसको समझ में आएगा। मैं इसमें अर्पित जी ये सजेस्ट करूँगा कि एज सच generally I will find businessmen are very smart. They understand their needs. They can filter the consultants also. So एक जिम्मेदारी बन जाती है कंसल्टेंट की कि क्लाइंट को करेक्ट एडवाइस देवे और जितना उसको रिक्वायर्ड फाइनेंस है उतना उसको अरेंज करके दे। परफेक्ट। And then only you can expect the business will flourish, and along with the client you will also flourish. सर, तो चूंकि आपने अभी बात की कि आपके
पुराने वाले लोग अभी भी साथ में हैं, तो ये तो हो गए सेटअप वाले, पर जो नए लोग हैं जिनको हम कहते हैं ग्रीन फील्ड कंपनी, ब्राउन फील्ड कंपनी जो सेटअप हो चुकी है और जो नहीं है उनको ग्रीन फील्ड बोला जाता है, तो ये कंपनीज कैसे लोन करें, कैसे, हाउ शुड दे सिक्योर फाइनेंस, क्या उनको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी ऐसा? बिल्कुल मिल सकता है। ग्रीन फील्ड वेंचर में 2 कैटेगरीज आप कह सकते हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, सपोज आप कोई लार्ज ऑटो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कोई फर्टिलाइजर केमिकल कंपनी के लिए आपको पैकिंग मटेरियल सप्लाई करना है, कोई फार्मा एफएमसीजी के लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करना है, देन इनडायरेक्टली यू आर एक्टिंग एज ए एंसिलरी टू दैट यूनिट। ओके एंड ऑल सच वेंचर्स आर मोस्ट वेलकम बाय द बैंक्स, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली banks also need good clients, good customers, ओके, and once you are supplier vendor to a large corporate, then your business model is tested, and absolutely no problem for the getting required money. ओके, Banks will be happy to provide you sufficient term loan also, and even working capital need based also. सर चूंकि आपने बताया टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन, ऐसे कितने टाइप के, अगर मैं ऐसे पूछूं जनरल एक बिजनेस के लिए, चाहे स्मॉल हो या बिग हो, कितने टाइप के फाइनेंसेस अवेलेबल होंगे लार्जली? प्रोडक्ट नोमेनक्लेचर बहुत वेराइड है आज की इस आधुनिक बैंकिंग में। आप नाम कुछ भी दीजिए, अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए। बिजनेसमैन को जितना पैसा चाहिए उतना मिलना चाहिए। ओके, आप उसको डिवेंचर रूट में ला दीजिए, उसको स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस में ला लीजिए। इफ़ यू आर ए एक्सपोर्टर, आप उनको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग दिला सकते हैं, ओके, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड, करेक्ट, बिकॉज देन यू हैव ए बेस्ट इंटरनेशनल रेट्स अवेलेबल टू योर एंड। अच्छा, बट सबके अपने अपने प्रोडक्ट के साथ राइडर्स होते हैं, इसलिए केयरफुल एग्जामिन करना चाहिए। और अदरवाइज टू कीप योर लाइफ सिंपल इन द बिगिनिंग, बेटर इज दैट योर ट्रेडिशनल रूपी लोन प्रोडक्ट इज द बेस्ट वन। आई वुड रिकमेंड till you establish yourself, till you create the shock absorber in your balance sheet. ओके, It is always better to go for the straightforward simple products, so that you understand it and you can service it time to time. आपने अभी जैसे कहा कि शॉक एब्जॉर्बर होना चाहिए, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के अंदर आपको ये लोन दे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोन्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है बिजनेसमैन के लिए, तो व्हाट डू यू थिंक कि बिजनेस लोन्स आर मैंडेटरी या डिस्क्रिशनरी? There is as such no mandatory requirement. Having said then, but yes, there are certain sectors where you go, and if you want to avail, आपको भारत सरकार की या राज्य सरकारों की बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स है, ओके, इंसेंटिव स्कीम्स है, ओके, उनके लिए अगर आपको जाना है, ओके, तो बैंक लोन लेना जरूरी हो जाता है। इसके पीछे भावना सरकार की ये रहती है कि ऐसे बैंक लोन लेने वाले बोरोवर्स को ओके, मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो बैंक कर रहा है। ओके, अच्छा, उससे एक इंश्योरेंस हो गया सरकार के लिए कि ये इंडस्ट्री सर्वाइव करेगा, ये इंडस्ट्री रन करेगा, ये इंडस्ट्री उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट देगा, और भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए टैक्स रेवेन्यू भी देगा। अच्छा, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, हर स्टेट्स की अपनी अपनी इंसेंटिव स्कीम्स है। ओके, आप टेक्सटाइल कंपनीज सेटअप करना चाहते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस, तो उसके लिए पहले टेक्सटाइल अपग्रेडेशन फंड था, ओके, टफ स्कीम जिसको हम बोलते थे, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद किया है। पर हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी उसी स्कीम को डिफरेंट मॉडिफाइड पैकेज में कैपिटल सब्सिडी के लिए, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए हर स्टेट में वो सब्सिडी स्कीम मिलती है। बट अगेन इंटरेस्ट सब्सिडी उसी के लिए है जो बोरो कर रहा है, ओके, तो आपको बोरो करना ही पड़ेगा। तो इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि आप थोड़ा बोरो करें, ओके, एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि बोरो करना कोई गलत नहीं है। ओके, ये एक हमारे को इकोनॉमिक्स में फंडामेंटल रूल समझाया है कि इक्विटी इज ए कॉस्टली प्रोडक्ट। ओके, सो अगर आपको एक प्रॉपर डेट और इक्विटी का मिक्स मिलता है, राइट, चाहे आप इंडस्ट्री 50 करोड़ की लगाएं या 5,000 करोड़ की लगाएं, राइट, इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव सम डेट। वाई शुड बिजनेस एक्चुअली सिक्योर बैंक फाइनेंस? क्यों नहीं, मतलब हम रेगुलर अपने रिश्तेदारों से भी पैसा ले सकते हैं, मनी लेंडर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो भी ले सकते हैं, वर्सेस वाई शुड दे ओनली रिलाई ऑन बैंक फाइनेंस? कहीं ना कहीं बैंक फाइनेंस लेने जाते हैं तो पहले कुछ देना पड़ता है, तब जाके बैंक फाइनेंस मिलता है, तो क्यों वी शुड ऑब्टेन अ बैंक फाइनेंस? यहाँ पे मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग सुझाव रहेगा हर एंटरप्रेन्योर के लिए
कि न्यू स्टार्टअप इंडस्ट्रीज, ओके, आज फिनटेक इंडस्ट्री में आपको जाना है या Right. न्यू एज इंडस्ट्रीज में है, हाँ, तो इनिशियल जिसको हम सीड कैपिटल बोलते हैं, ओके, वो सीड कैपिटल तो आपको अपने रिश्तेदार या दोस्तों से लेना ही पड़ेगा. Right. देयर इज नो ऑप्शन, बैंक भी आपको नहीं देगा. ओके, बट अदरवाइज आई स्ट्रांगली फील कि ये सब प्राइवेट सोर्सेज महंगे भी हो सकते हैं, जोखिम भरे भी हो सकते हैं, ओके, और वो आपके ऊपर एक तलवार है कि वो कभी भी आपसे पैसा मांग सकते हैं. करेक्ट, तो आपकी मार्केट की साख को भी खराब करेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी खराब करेंगे. ओके, वेरेज अगर आपको लार्जर पिक्चर देखना है, हाँ. फ्यूचर की ग्रोथ को देखना है, हाँ, तो आज नहीं तो कल किसी दिन तो बैंक में जाना है. तो क्यों नहीं आज से ही हम बैंक की शुरुआत करें. बैंक आजकल बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, बहुत सिस्टमेटिक हो गए हैं. अगर आपके पास जेन्युइन बिजनेस आइडिया है तो बैंकें आपको सपोर्ट करती है, जेन्युइन प्रोवाइड करती है फंड, आपको टर्म लोन भी देती है, वर्किंग कैपिटल भी देती है, रीजनेबल रेट पे देती है. हाँ, मैं ये कहूँगा कि देयर इज़ नथिंग फ्री, यू नीड टू बार्गेन, यू नीड टू नेगोशिएट. ओके, एवरीबडी सिटिंग फॉर मेकिंग मनी, बैंकर्स आल्सो सिटिंग फॉर मेकिंग मनी. राइट, उनको भी अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लाना है, करेक्ट, आपको भी अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट लाना है. तो ये एक बार्गेन प्रोसेस रहा, हाँ. जिसमें हमारे जैसे एडवाइज़र आपके लिए फैसिलिटेट कर सकते हैं ओके, कि आपको किस पॉइंट पे कितना बार्गेन करना है करना है. और क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज किस कीमत पे आपके लिए सही रहेगा. पर बैंक फाइनेंस जरूर लेना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है. सर आपने अभी कहा कि सीड कैपिटल की बात की आपने, तो स्टार्टअप्स के लिए आपने सीड कैपिटल की बात की, तो ऐसे बहुत सारे हमने सुना, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ये क्या होते हैं सर? ये लगभग क्या चीज़ है? मतलब अगर सब समझना चाहें इनको, अगर देसी भाषा में अगर आप समझाएं तो क्या? अर्पित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया. आज स्टार्टअप की दुनिया है. हाँ, हर नया कॉलेज से पढ़ के आने वाला इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई न कोई अपना बिजनेस करना चाहता है. करेक्ट, और सरकार की तरफ से और अपने ओवरऑल देश के इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है. ओके, आज इतना अच्छा इकोसिस्टम बन गया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में आज के 25, 30, 50 साल पहले था, ओके, वो सिस्टम लगभग रिप्लिका आज अपने आ रहा है. इंडिया में अवेलेबल है. वाह, तो जो सीड कैपिटल है, वो मैं आपको कहूँगा कि सीड कैपिटल आप अपने दोस्त और रिलेटिव्स से लीजिए, आप अपने पेरेंट्स से लीजिए, जो आपके इनिशियल आइडिया को एक स्टेज तक ले आए, ओके, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. आपके दिमाग में कोई एक कंसेप्ट है, हाँ. कोई आइडिया है, हाँ, तो उसको प्रूफ तक लाना कि ये वाइबल है या नहीं है. अच्छा, वहां तक के लाने के लिए जो शुरू के खर्चे होते हैं, हाँ, वो सीड कैपिटल से आपको लाना है. ओके, आप कह सकते हैं प्री सीरीज मनी. अच्छा, इस टाइप की ये बहुत सारी जो नोमेनक्लेचर आपने यूज की है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, बहुत जार्गन से हैं, बहुत दुनिया जार्गन्स भर के, हैं, हाँ. बहुत पॉपुलर हैं. हाँ, बट अल्टीमेटली आइडिया ये है कि जब आपका एक स्टार्टअप बिजनेस है, तो सीड कैपिटल के बाद आपने कंसेप्ट को प्रूफ दिया कि यस इट इज डुएबल. अच्छा. मेरा कंसेप्ट कि मैंने सेटअप वाइबल करके है, दिखा दिया आपको. मेरा वाइबल है कंसेप्ट. हाँ, अब आप उसको लैब स्केल से या प्रूफ स्टेज से कॉमर्शियल स्टेज पे ले जाना चाहते हैं. ओ, तो उस जर्नी में आपको जब जब पैसा जरूरत होता है, हाँ, हाँ, तो आपको वेंचर फंड्स पैसा देते हैं. अच्छा, अब उसको आप सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज 1, 2, 3 वॉट एवर यू कुछ भी कॉल नाम इट, अप बोलो. टू सीरीज एफ. अच्छा. आई हैव हर्ड ऑफ कि पीपल तो ये सब rounds of स्टार्टअप funding वाले हो गए. राउंड्स ऑफ फंडिंग है. हाँ, बिकॉज अर्पित जी, ऐसे केसेज में आप देखेंगे कि हर स्टेज पे उस स्टार्टअप का फॉर्मेट चेंज हो जाता है. अच्छा. उस स्टार्टअप की नई माइलस्टोन्स आ जाती है. ओके, तो हर माइलस्टोन पे जब वो अपना पैसा ले रहा है, तो उसको आपने कह दिया सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी. ये सब अपने वेंचर फंड्स होते हैं. हाँ, वेंचर फंड्स इंडिया में बहुत सारे हैं. ओके, मोर देन 700-800 वेंचर फंड सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो ये सब फंडिंग करते हैं. ओके, और ये फंड अपनी अपनी फंड फिलोसॉफी रखते हैं. हर फंड को हर इंडस्ट्री सूट नहीं करता है. ओके, और दूसरे बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनको 100 करोड़ के बाद ही शुरू करना है. ऐसे भी फंड हैं जिनको 500 करोड़ के बाद ही जर्नी शुरू करनी है. अच्छा, उनको इससे छोटा पैसा लगाना ही नहीं है. मतलब वो उस समय एंटर करेंगे जब आप इतनी वैल्यूएशन पे आ गए हो, वैल्यूएशन पे या आ गए हैं, या उतना पैसा आपको चाहिए आपके बिजनेस में. अच्छा, तब. बट सीरीज ए फंडिंग के लिए भी छोटे फंड्स हैं. ओके, छोटे फैमिली ऑफिसेज हैं आज बहुत सारे Family हिंदुस्तान offices में. हैं. आपने देखा होगा हर बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज ने अपने फैमिली ऑफिस चलाए. बना रखे हैं. करेक्ट. तो वो फैमिली ऑफिस से उनका भी पर्पज ये है कि मैं अगर साल में 2 या 3 स्टार्टअप को फंडिंग करता हूँ, और ऐसे 5-10 फंड करने के बाद अगर उसमें से 2 फंड भी
अच्छा, मेरे सक्सेसफुल वेंचर के रूप में आगे बढ़ते हैं और उनका 3 साल 5 साल बाद आईपीओ आता है ओके, और मेरा इन्वेस्टमेंट 20-30 टाइम मल्टीप्लाई multiple होता है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट एक सक्सेसफुल जर्नी की तरफ जाता है। तो इसलिए ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं। ओके, जो भी स्टार्टअप है, हाँ, अगर कंसेप्ट सही है हाँ, तो उनके लिए पैसा अवेलेबल है, ये मैं Wonderful. आपको विश्वास दिला सकता हूँ। वंडरफुल। तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया ये क्या टाइप की होती है और हर एक की मतलब जिस स्टेज पे आप जाओ उस स्टेज पे आपको कितना पैसा चाहिए उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। यस, तो आपने बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया इन्वेस्टर्स कैसे आते हैं, कब आते हैं, किस स्टेज पे आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं हर स्टार्टअप हर बिजनेसमैन को ये कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहेगी कि हमें कब किसको इन्वॉल्व करना है। करेक्ट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बड़े बुजुर्ग हमेशा बोल के गए हैं कि यार धंधा करना है तो खुद का पैसा क्यों लगाना, हमेशा अपन को बोरो करना, ये करना, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत चलती रही है कि अगर धंधा, और हम देख भी रहे हैं इतने लोग जो हमको छोड़ छोड़ के यहाँ से निकल गए हैं उन्होंने कभी खुद का पैसा लगाया नहीं है, हमेशा टैक्स पेड मनी लिया है, बैंक से लिया या कहीं से भी लिया और वो लगा के और फिर आज कहीं ना कहीं गायब हो गए। और कोई ऐसे हैं जो बहुत बड़े भी हो गए और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा। तो सर इस मामले में क्या राय है आपको, हर बिजनेसमैन क्योंकि वो सोचता है कि कितना पैसा लगाना चाहिए? मैं अर्पित जी इसमें ये कहूँगा कि मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ, शायद अपना देश 50 साल पहले एक डेवलपिंग इकोनॉमी था, हाँ, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बिल्कुल लिमिटेड थे, ओके, जिनको आप अंगुलियों में गिन सकते थे, हम्म, और देश की आबादी बढ़ती जा रही थी। तो देश को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगवाना था। ओके, तो सरकार ने सही सोचा था कि इस जर्नी में अगर कुछ छोटे बिजनेसमैन को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, ओके, हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, तो कभी भी देश में इतनी ज़्यादा औद्योगिक नहीं आती। प्रगति आ नहीं सकती है। बिल्कुल, तो जो माइंडसेट था बैंकों का या हमारी इंस्टीट्यूशंस का, आईडीबीआई ले हो, आईएफसीआई ले हो, आईसीआईसीआई ले हो, तो डिफरेंट था। उस टाइम लिबरल माइंडसेट से प्रोमोटर्स का व्यू लिया जाता था। ओके, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपके पास इंडस्ट्री है और आपको एक्सपीरियंस है, आपको तजुर्बा है, हाँ, आप में कैपेबिलिटी है कि आप इस बिजनेस को चला सकेंगे। ओके, तो इवन जो सीड कैपिटल की आपने बात की, वो भी आईडीबीआई देता था छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। ओ, 25 लाख 50 लाख अप टू 1 करोड़ रुपए के लिए सीड कैपिटल फंड भी था आईडीबीआई के पास, ओके, टू प्रमोट द इंडस्ट्रीज। ओके, उस टाइम इवन 10 से 15% प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन भी एक्सेप्टेबल चल जाता था, अच्छा, जो आज कम से कम 30 से 40% चाहिए। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक 50 से 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो आज बैंकें चाहती है कि कम से कम 40% पैसा आप लगाइए, ओह, जिसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में स्किन इन द गेम बोलते हैं। ओके, उसके बिना बैंक्स को एक फियर रहता है कि प्रमोटर इज नॉट सीरियस अबाउट हिज बिजनेस, अच्छा, ही मे रन अवे। ओके, ये बात उस ज़माने में नहीं थी। उस ज़माने में फोकस था कि ज़्यादा में ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करे, नया नया इंडस्ट्री आवे, हर एरिया का डेवलपमेंट होए, हर एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होए। तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं देना चाहती थी, बैंक फाइनेंस के तरीके से। ओके, वो एक अलग बात है कि उसके अपने पिटफॉल्स थे या वहाँ पे भी लेकुना थे या रेड टेपिज्म था या कुछ करप्शन रहा होगा, उन सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को अपन छोड़ देते हैं। तो जो इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हुए हैं, वो गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी, बैंकों का फेवरेबल एटीट्यूड ही बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ओके, तो शायद आपने जो सवाल किया कि मैं अपना पैसा क्यों लगाऊं, तो चल सकता था, हाँ, पर आज ज़माना बदल गया है। अब आज के ज़माने में कोई भी अगर प्रमोटर ये सोचता है कि मैं बिना पैसे लगाए बिजनेस चला लूँगा, तो शायद वो बिल्कुल गलत रास्ते में है। राइट, आज नहीं तो कल उनको गिरना पड़ेगा और बेस कभी भी उनका स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं उनको गलत तरीके से बैलेंस शीट को विंडो ड्रेसिंग करना है या असेट्स के फॉल्स बिल क्रिएट करना है, ऐसे सब गंदे मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा, जिसकी हम एज ए एडवाइज़र कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। और हम चाहेंगे कि प्रमोटर अपनी एम्बिशंस को थोड़ा लिमिट में रखें और एम्बिशंस को फ्यूचर के लिए खुला रखें। So got it. ऐसा नहीं कि आप आज 100 करोड़ लगाना चाहते हैं तो कल से बंद हो जाएंगे। आज आप 50 है तो 50 से शुरू करिए करेक्ट, और आप इस जर्नी को
धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। तो स्लो एंड स्टेडी विन द रेस जो अपन ने पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि कोई भी एंटरप्रेन्योर को ये नहीं सोचना चाहिए कि बिना पैसे काम नहीं हो सकता। हाँ, स्टार्टअप में ये काम हो रहा है कि थोड़ी सी कैपिटल से, बट वहाँ पे आइडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे पैसा लगाने के लिए दूसरे वेंचर फंड तैयार खड़े हैं जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं। और वो रिस्क लेने वाले ही लोग आपके साथ सपोर्ट करके आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाते हैं। सर बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने कहा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो क्या आपको लगता है बिजनेसेस के लिए छोटे छोटे से जो ग्रोथ कर रहा है और लंबा जाने वाला है, क्या वो ज़्यादा सही है, या एग्रेसिवली जो ग्रो कर रहा है वो चाहता है कि मैं बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनूं और मालूम नहीं आगे फ्यूचर कितना लंबा चलेगा, पर हाँ कहीं ना कहीं जिस स्टार्टअप्स हम देख रहे हैं बबल जैसा हो रहा है कि बहुत जल्दी इतना बड़ा फंड कर रहे हैं, कैश बर्न जो हम बोलते हैं वो कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि व्हाट इज़ मोर सूटेबल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस या एग्रेसिव भी हो सकते हो आप? इसमें मेरा अर्पित जी ये कहना रहेगा कि एक एंटरप्रेन्योर का अपना एक डीएनए होता है। ओके। अगर वो रिस्क एवर्स एंटरप्रेन्योर है, रिस्क एवर्स, ओके, जो जोखिम नहीं लेना चाहता है, तो वो ऑलवेज स्लो एंड स्टेडी जाएगा। आप उसको कुछ भी ज्ञान देंगे तो भी स्लो एंड स्टेडी जाएगा, बट ही विल बी, चांसेज आर दैट कि ही विल बी मोर सक्सेसफुल। इट मे टेक हिज जर्नी डेस्टिनेशन टू टेक मोर टाइम। ओके। और जो एग्रेसिव प्रमोटर्स हैं जिनको ओवरनाइट ज़्यादा काम करना है, हो सकता है कुछ लोग उनमें से सक्सेसफुल भी होते हैं। Okay. हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे लोगों ने ओवरनाइट स्पीड रनिंग किया है और अच्छा काम किया है और खड़े भी हो गए, बड़ा कॉन्ग्लोमरेट भी सेटअप हुआ है। हाँ। इसमें एक बहुत बड़ा अंडरलाइन रिस्क जरूर है कि ऐसे लोगों के गिरने के भी चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। अगर आपको अपने माइंडसेट से उस टाइप के गिरना और वापस चढ़ना अगर एक्सेप्टेबल है आपके डीएनए में, तो आप ये कर सकते हैं। पर ज़्यादा करके हम ये कहेंगे एज एन एडवाइजर दैट इट इज़ नॉट ए वेरी सेफ जर्नी। तो सस्टेनेबल पे आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपने कहा आपके एक्सपीरियंस में आपने देखा है, दोनों एग्जांपल है, एम्बिशियस जो प्रोमोटर्स होते हैं, ऐसा आपके एक्सपीरियंस में मतलब कोई ऐसा कैटेगरीज ऐसा आपको लगता है कि ये वाले इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत रिस्क एवर्स होते हैं और ये वाले होते हैं जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हैं और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन? हाँ, ऐसी मतलब अपने को ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम्युनिटीज है जो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते। जैसे एक नोशन है अपनी कि गुजरातीज आर प्रो रिस्क टेकिंग, वेरी गुड, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी वेल आल्सो। यस। whereas Marwadis are conservative. Okay. They are also doing business. Yes. There are n number of Marwadis who have grown also multifold. Yes. But it is just I am giving you a reference example. Okay. There are exceptions in both the मार्केट communities. में ऐसा ये है, परसेप्शन है जैसा। बहुत द कम्युनिटीज में बहुत सारे एक्सेप्शंस है जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया है। Right. बट यस, वो पूरा माइंडसेट पे डिपेंड करेगा कि आपको अपना एग्रेशन कितना कंट्रोल में रखना है या एग्रेशन को फुल स्पीड में लेके जाना है। आपके डीएनए में अगर है कि इफ़ यू फॉल एंड इफ़ यू वांट टू कम बैक, सर इसमें हम लेते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत बार जब से ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है, सर बिज़नेस हर कोई कर रहा है, हर एक बिजनेसमैन चाह रहा है कि मैं कमाऊं, हर एक बिजनेसमैन कोशिश करता है कि फेयरली रीजनेबल कि मैं चैन की नींद सो जाऊं, भले ही कभी लोन फंड ज़्यादा ले लिया है, कोई एम्बिशियस प्रोजेक्ट ले लिया, कोई एम्बिशियस जैसे बड़ी कार ले ली या बड़ा कोई प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया रियल एस्टेट में, इधर उधर डाल के डाइवर्स कर दिया, बट कहीं ना कहीं उसका इच्छा ये रहती है कि मैं कैसे भी करके कमाऊँ अच्छे से और लोगों को वापस दूँ भी पैसा और ऐसा। बट इन द एंटायर गेम एक पीरियड आता है जब वो उसका मनी सप्लाई स्टॉप हो जाता है और वो हम जो बोलते हैं उसको एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। सर वो केस में आपको क्या लगता है कि हाउ कैन दीज पीपल रीस्टार्ट देयर जर्नी? क्या बैंक फाइनेंस इन लोग के लिए अवेलेबल है? एनपीए केसेज का जर्नी अर्पित जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, जो पिछले 4-5 सालों से हमने सबने देखा है। करेक्ट। कि जब से इंसॉल्वेंसी आईबीसी कोड है, एनसीएलटी एक्टिव है और सब लेंडर्स भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनका रिजोल्यूशन प्लान बने। ओके। और सो फार जो हमने जर्नी देखी है, जो पॉलिसी देखी है, उसमें बहुत क्लियर है कि आज की डेट में अपने कंट्री में, इंडिया में कोई लेंडर कंटिन्यू उसी बिजनेस को वापस नहीं कर सकता है, वो रिवाइव नहीं कर सकता है। करेक्ट।
बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है सरकार की कि अगर कोई अकाउंट एनपीए हुआ है तो इट शुड बी पुट फॉर सेल एंड इट शुड बी रिवाइव्ड बाय द न्यू एंटरप्रेन्योर। न्यू एंटरप्रेन्योर। बट उसके जस्ट पहले की जर्नी में ये फ्रीडम दिया हुआ बैंकों को ओके। कि अगर आपको लगता है कि प्रमोटर जेन्युइन है, एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे हैं, ओके, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिनके कारण बिजनेस एनपीए हुआ है हुआ या है। हो सकता है, होने की कगार पे है, तो उन सब जेन्युइन केसेज में बैंक्स को फ्रीडम है, अपने बोर्ड की इंटरनल गाइडलाइंस है, ओके, उन गाइडलाइंस की फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए ऐसे केसेस को आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग करवा सकते हैं। ओके, अगर बहुत जेन्युइन केस है, प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम है, तो बैंकें उनको एक्स्ट्रा पैसा देके रिवाइव करने का चांस भी दे सकती है। ओके, ये बिल्कुल केस टू केस डिपेंड करेगा। बट अगर आपने ये कहा कि पूरा इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके बाद वापस से उसकी एक नई जर्नी शुरू करनी है, तो उसके लिए आज की तारीख में माहौल हिंदुस्तान में इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं जितना आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। अच्छा, अमेरिका में अगर एक कोई प्रमोटर फेल हो गया है हाँ। और चैप्टर 11 से उसकी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया कि इट इज अ सिक Insolvent, कंपनी okay. एंड इट इज टू बी लिक्विडेटेड Okay. और इट इज टू बी सोल्ड टू ए न्यू बायर, हाँ, आफ्टर दैट सेम promoters can start his journey again, अच्छा, because if the promoter is capable of managing the business, बराबर है, if he is having some new viable idea, ओके, then there are funds who will support you, ओके, there are banks who will support you. वाओ, बट अपने इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है। ओके, हैविंग सेड, स्टिल आई विल से कि ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत इमीडिएट फ्यूचर में मैं ये कंसेप्ट को यहाँ पे भी देखता हूँ अच्छा, कि अगर कोई एक्सटर्नल रीजन से अगर प्रमोटर्स के जेन्युइन रीजन रहे हैं फेलियर के और अगर वो कैपेबल है तो उनको पैसा फ्यूचर में मिलेगा। ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी वेंचर फंड आ चुके हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, अल्टीमेटली ही इज हैविंग ए रिच एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग द इंडस्ट्री, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ लीडरशिप। Only because of external factors, if the industry has not done well, then he should be exempted from willful defaulters category. ओके। उनके लिए दरवाजे पूरे बंद हैं, ये बात सही है। आपका कहने का मतलब है कि बिजनेसमैन हो पर बिजनेस को बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती है जो आपके कंट्रोल के बाहर ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से अगर आप डाउन एंड डस्टेड हो गए हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज अ चांस यू कैन कम बैक। सर मुझे ये बताइए, ये मोर देन एबिलिटी टू कम बैक, मोर देन द इकोसिस्टम, मोर देन द बैंकिंग, आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है कि आप एनपीए हो गए हो? और डू यू रियली थिंक कि आज ये मैटर करता है वाकई? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आरपी जी। ये मैटर करता है। आप और हम रोज़ाना देखते हैं और अपनी इनफॉर्मल टॉक में भी अपन किसी के लिए कमेंट्स करते हैं। बट अगर कोई जेन्युइन प्रमोटर है जिसने अपने पूरे एफर्ट्स किए, करेक्ट, मैं इसको एक बहुत लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के हिसाब से देखता हूँ कि अगर वो प्रमोटर ऐसा है जिसने अपना मकान बेचा है, जिसने अपनी गाड़ी बेची है, जिसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची है, करेक्ट, और इंडस्ट्री को बचाने का कोशिश किया है, तो ऐसे प्रमोटर्स को शायद समाज नेगेटिव दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखेगा। ओके, उनके लिए सिंपैथी रहेगी, ओके, बिल्कुल रहेगी, बिकॉज उसने डाइवर्जन ऑफ फंड्स नहीं किया है। आपकी नेगेटिव इमेज उस केस में बनेगी जब आपने पर्सनली बंगले बनाए हैं, पर्सनली गाड़ियां बनाई है, पर्सनली आपके एक्सपेंसेस पहले से और ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, आपने अपनी पर्सनल वेल्थ को ख़राब नहीं किया है। उस केस में पूरा इकोसिस्टम आपको नेगेटिव दृष्टि से भी देखेगा और आपको कभी सपोर्ट भी नहीं करेगा। देन यू हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ एवरीबडी, फॉरगेट बैंकर्स। Not only bankers will be definitely not giving, but even private investors, even your friends and relatives will not support you. तो आपकी मार्केट इमेज, सोशल इमेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल स्टेक पे आएगी अगर आप जेन्युइनली उसमें नहीं थे और अगर आपने डाइवर्जन ऑफ फंड करके अपनी लग्जरी लाइफ के लिए सब काम किया है। तो सर अब इस पे एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि बैंक फाइनेंस जब भी जाते हैं तो हमेशा अधिकतर हमने देखा है कि है ना पर्सनल गारंटी भी ली जाती है फॉर एग्जांपल, और आज हमने देखा है जो जेन्युइन प्रमोटर भी होता है पर अगर पर्सनल गारंटी दी हुई है और वो कहीं ना कहीं वो बिज़नेस में फंस गया है, वो पर्सनल गारंटी की वजह से पूरा का पूरा उसका कहीं ना कहीं तमाम कर दिया, उसका गेम ही पूरा ख़त्म कर दिया है। तो सर व्हाट डू यू सजेस्ट, पर्सनल गारंटी देना चाहिए या पर्सनल गारंटी नहीं देनी चाहिए? आरपी जी, इसमें कोई चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। अच्छा, हर प्रमोटर चाहेगा कि मैं पर्सनल गारंटी नहीं दूं। करेक्ट।
ये बिल्कुल सिंपल है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है करेक्ट. कि मैं कम से कम सिक्योरिटी दूं और पर्सनल गारंटी तो बिल्कुल नहीं दूं. ओके. और हर लेंडर ये चाहेगा कि मैं सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी लेऊं हम्म. और पर्सनल गारंटी तो मस्ट है. मस्ट है. तो शायद पहले के इतिहास में हम्म. इनिशियल एरा था जब पर्सनल गारंटी मस्ट थी. हम्म. इन बिटवीन जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी ओके. और बैंक्स को भी एक कंपटीशन था, ओके. तो उस समय में काफ़ी बैंकों ने इस प्रोविज़न को काफ़ी रिलैक्स कर दिया था अच्छा. कि जहाँ पे कंपनी अच्छा चल रहा है और प्रमोटर्स ने बार्गेन किया है कि हाँ. एक्स बैंक इज गिविंग मी लोन विदाउट पर्सनल गारंटी, हम्म. डू यू वांट टू. एंड उस रेस में काफ़ी बैंकों ने काफ़ी प्रमोटर्स की पर्सनल गारंटी को लिए वेव भी- कर दिया था. ओके. ओके. दैट एरा वाज देयर. Okay. बट टुडे अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर, अच्छा. जहाँ पे बारिंग वेरी एक्सेप्शनल फ्यू केसेस, फ्यू बिग हाउसेज, आई थिंक टुडे इट इज़ नो पर्सनल गारंटी इज मस्ट. बैंक इज रेडी टू फॉरगो दैट बिजनेस बट दे विल नॉट फॉरगो द पर्सनल गारंटी. दिस इज माई एक्सपीरियंस. वंडरफुल. तो ये तो हो गए हमारे सारे लॉस, सोशल स्टिग्मा, एनपीए और ये सारी चीज़ों की बात. अब सर मैं पूछता हूँ, हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू सिक्योर बैंक फाइनेंस? बहुत अच्छा सवाल है आपका. मैं कहूँगा कि दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल है, वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी इजी. ओके. So very difficult for those people, for those projects which are not viable, ओके. people who have got no background, ओके. people who have got no clarity of thoughts. Just in a dream they thought कि tomorrow बस morning I चलो. should come and set up a cement plant and then you want to set up a cement plant. Though you may have 500 crore rupees. अच्छा. But if your Don't 1500 have- crore you need, bank may not give you because you don't have any experience of running and maintaining a cement plant, which needs a different dynamics. ओके. In good old days, India was in a different condition as I referred you earlier. कि जहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी थी, आपका हर प्रोडक्ट बिकता था, करेक्ट. प्रोडक्शन कम था, डिमांड ज़्यादा थी. ओके. आज मार्केट डायनेमिक्स बिल्कुल अलग है. अपना देश लगभग विकसित देशों की कैटेगरी में है. आज हर बड़े व्यवसायी को, हर बड़े उद्योगपति को भी अपना माल बेचने के लिए हर तरीके के प्रोडक्ट्स एफर्ट्स करने पड़ते हैं और क्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है. आप बी कैटेगरी का प्रोडक्ट बेच नहीं सकते हैं. करेक्ट. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका बिजनेस मॉडल वाइबल है, तो बैंक लोन इज वेरी इजी. इजी. Very मतलब easy. अगर सर ये कहना ठीक रहेगा कि बैंक लोन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आ रही हो सॉफ्ट स्किल्स, मतलब आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका इंटेंशन, यस मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी शोन ऑन पेपर्स. यस, करेक्ट. वेरी राइट. राइट. तो कहीं ना कहीं अभी जैसे इतने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, इतना सारा कन्फ्यूजन है कि ये भी ऐसा बिजनेस प्रोडक्ट है, ये भी बिजनेस प्रोडक्ट है, तो बिजनेसमैन क्या किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि मुझे समझो सब कुछ है, सॉफ्ट स्किल्स में सब है मेरे पास, सब इंटेंशन है, एम्बिशन है, सब कुछ है, थोड़ा पर बस सीड कम है, मेरा खुद का फंडिंग कम है. तो इस सिचुएशन में और सबसे बड़ा आई थिंक जो हर बार बिजनेस बैंक फाइनेंस के लिए चाहिए वो एक कोलैटरल चाहिए. सर वो उसके बगैर कैसे कर सकता है फिर? छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने एक बहुत अच्छा स्कीम दे रखा है. हाँ. स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी जिसको हम बोलते हैं, करेक्ट. उनके थ्रू भारत सरकार ने एक स्कीम चलाया हुआ है, CGTMSE स्कीम, ओके. जिसमें भारत सरकार किसी भी व्यवसायी के लिए 5 करोड़ रुपए तक के दिए हुए बैंक लोन का ओके. इंश्योरेंस करती है. अच्छा. अगर वो व्यापारी, अगर वो उद्योगपति फेल होता है तो उसके 5 करोड़ में से 75% ऑफ दैट लोन हाँ. विल बी रिम्बर्स्ड बाय दैट फंड वाओ. विच इज़ क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अच्छा. तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कंफर्ट है ओके. MSME सेक्टर के लिए Okay. और बैंकों के लिए. ओके. तो ऐसे स्टार्टअप जहाँ जीन्यून प्रमोटर हैं बट कोई परिस्थिति के कारण अगर फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एक ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट बहुत हैंडी है, जिसमें बैंकों को 75% रिप्लेस मिल जाता है वापस, और उनकी अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में बेड डेट्स भी होती है तो ओनली 25% होती है. ओके. और शायद कहीं ना कहीं ये एक सरकार के भी दिमाग में है जब ये पॉलिसी बनाया कि एटलीस्ट कोई इंडस्ट्री होगी, बंद भी होगा हाँ. तो 25% तो उसकी असेट्स से रियलाइज बैंक कर सकेगा. तो इसके लिए अप टू 5 करोड़ की ये विंडो है. और उसके बाद के लिए आपको यस कोलेटरल सिक्योरिटी भी देना पड़ सकता है, पर्सनल गारंटी भी देना पड़ेगा, पर ये बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा क्या टाइप के सेक्टर में आप हैं,
क्या आपकी तैयारी है, आपकी क्या मार्केट कंपटीशन है, Okay. बिजनेस मॉडल जिसको हम लोग एक वन वर्ड में बोलते हैं, बिजनेस मॉडल। वो क्या है, ओके आपके प्रोडक्ट का मार्केट कहाँ है, ओके उसमें और दूसरे प्लेयर्स कहाँ हैं, ओके आप उस प्लेयर्स के बीच में कहाँ टिकने वाले हैं, ओके यू हैव एनी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज सुपीरियर है या आपका प्रोडक्ट चीपर देन द कॉम्पिटिटर्स है, और यू हैव मोर डिफरेंट फीचर्स इन द प्रोडक्ट, सो दैट आपके लिए एक मार्केट है। ओके। तो ये तो आपने बता दिया कि सारे के सारे कि मतलब कैसे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं बैंक फाइनेंस के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताई उसमें से दो बड़ी चीज़ ये समझ में आ रही है कि बिज़नेस मॉडल और प्रोजेक्शंस। आई थिंक वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आप कैसे अपने बिज़नेस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सर ये तो हो गए जो नया लेना चाह रहे हैं। हमने देखा है प्रमोटर्स हमेशा ऑन द स्पॉट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि यू शुड ऑलवेज इम्प्रोवाइज, शुड ऑलवेज कीप गोइंग अहेड, कुछ ना कुछ। तो जिन्होंने ये ले रखे हैं, सारे फंड्स ले चुके हैं, फाइनेंसिंग ले चुकी है, जो इन लोग को क्या करना चाहिए? शुड दे रेस्ट इनफ कि नहीं पैसा आ चुका है अब काम करें, या उनके लिए भी आपका व्हाट डू यू थिंक, उनके लिए व्हाट वुड यू वांट टू एडवाइस? अर्पित जी अगेन बड़ा अच्छा पॉइंट है। ये बिजनेस की जो जर्नी है, हाँ ये कॉम्पिटिटिव जर्नी है, करेक्ट। so you should be always on the toes and look for the cost cutting. वाह। So अच्छा। in general I have seen that इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट कटिंग में लगा रहेगा, पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट कटिंग में लगा रहेगा, पर शायद उसका फाइनेंस के ऊपर इतना फोकस नहीं रहता है। ब्रिलियंट। उनके यहाँ सीएफओ भी होते हैं, हाँ हमने हमारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देखा है, पर वो भी अपने डे टू डे मुंडेन उलझे हुए रहते एक्टिविटीज़ हैं। में इतने बिजी रहते हैं करेक्ट। कि शायद वो भी ध्यान नहीं देना चाहते हैं। राइट। और जैसे आपने बोला है कि भाई वो माइंडसेट वाइज कि मैं अगर 30 साल से एक बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, बराबर है। तो फिर क्यों कुछ करना। करेक्ट। पर यहाँ मेरा एक अलग राय है, बिल्कुल ऐसे एफर्ट्स करना चाहिए जिससे आपकी बोरोइंग कॉस्ट, आपकी दूसरी अलाइड कॉस्ट कितनी कम हो सकती है। वाओ। और आज बहुत स्कोप है इसमें। अच्छा, मतलब बोरिंग कॉस्ट जो आपकी है उसको आप और रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल कर सकते वाह। हैं, जिसके कुछ नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। वाह। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में आती है ये है कि आप डिपेंड ऑन आपकी बोरोइंग प्रोफाइल क्या है। हाँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप 50 से 100 करोड़ के लगभग अमाउंट में बोरोइंग कर रहे हैं, ओके। तो ऑलवेज आई विल रिकमेंड कि सोल बैंकिंग मत करिए। 50 से 100 करोड़ के बीच में आप सोल बैंकिंग मत करिए। वेरी गुड। यू शुड ऑलवेज हैव मोर देन मल्टीपल वन होना बैंक, चाहिए। एटलीस्ट 2 बैंक, मे बी 3 banks, वेरी गुड। and a combination of one nationalized bank, one private foreign bank Okay. will be always better. Then 2 things. A, you can keep them on toes instead of you are on toes. ओह, You can expect better services. Right. You can compare what services you are Competition getting. उनकर create कर Competition दो। उनको देना है। बराबर हमने है। बहुत क्लाइंट्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट है। किया है और बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। ओके क्लाइंट्स आर वेरी हैप्पी। ओके। इनिशियली हो सकता है कि आपका सीएफओ आपको बोलेगा कि सर जरूरत नहीं है, हेडेक है, तीन क्यों है, करने अलग का? अलग है। Yes, but it gives you handsome reward Rewards. when you get that annually you reduce the borrowing cost by 1 to 2%. My God, huge. You can savings. reduce your LC margins, you can reduce your LC charges, you can reduce your bank guarantee commissions. Okay. So there is a enough scope. Okay. If you are a importer exporter, हाँ, then again very important vital advice I'll say that you should always bank with a branch which is a foreign exchange branch. अच्छा। अगर आप कोई छोटी ब्रांच में बैठे हैं हाँ हाँ जिनके यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की कोई डेस्क नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, हाँ तो वो ब्रांच ऑलवेज आपको उतना प्रॉम्प्टली सपोर्ट नहीं करेगी जितना प्रॉम्प्टली एक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए आपको सपोर्ट चाहिए। अच्छा। बिकॉज क्या बात है? एवरी मोमेंट हाँ your currency fluctuation is there, हाँ and if you want to capture the best of the moment when your buying of dollar should be at the least cost, ओके or when you are realizing the export proceed it should be at the best available dollar rates. तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ऐसी ब्रांच में डील कर रहे हैं जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए इक्विप्ड है, तो आपको डॉलर रियलाइजेशन ज़्यादा बेटर मिलेगा। अगर आप इंपोर्टर हैं तो आपकी डॉलर रेमिटेंसेज कमती रहेगी। तो ये एक एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि Okay. आपकी ब्रांच सही होनी चाहिए। हाँ दूसरा मैं ये कहूँगा कि छोटे बैंक, हाँ कोऑपरेटिव बैंक्स, अगर आप वहाँ बैठे हैं, हाँ। शायद आपकी शुरुआती जर्नी के लिए वो जर्नी के ठीक लिए थे, ठीक थे। पर आज समय बदल गया, आप बड़े हो गए हैं, तो आपको अपना वो सिस्टम भी बदलना चाहिए ओके कि उन बैंकों से निकल के आपको शायद बड़े बैंक में आ जाना चाहिए, ओके जिससे आपको बेटर सर्विसेज मिले हम्म। और कॉस्ट तो कम होगा ही होगा। Mixed bag रखें आप। मिक्स बैग रखिए। वेरी गुड। लाइकवाइज आई विल से कि अगर आप कैश क्रेडिट लिमिट लेते हैं, ये एक ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, वो आज भी जिंदा है, करेक्ट। बट
कोई आदमी ये नहीं सोचता है, या अगर सोचते भी हैं तो बैंक आपको कभी एडवांस में नहीं बोलेगा। हाँ। अगर आपने डिमांड किया कि मेरी कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो आप अपनी कैश क्रेडिट को WCDL में कन्वर्ट कर सकते हैं। WCTL में? Yes. वेरी गुड। How you can arrive is, roughly suppose you are enjoying a 50 crore rupees cash credit कैश limit, क्रेडिट लिमिट। then at least 60% of that limit, हाँ say 30 crore, हाँ। is utilized round the year. अच्छा, So that 30 crore, you know it कि round the year I am using. यूजिंग Above that 20 crore, I may not use it. डिस्क्रिशनरी है। Sometime I use it, sometime I don't use it. हाँ। So that 30 crore, you can take it by way of a WCDL. अच्छा। There your borrowing cost will come down by 0.5% to 1%. ओह अच्छा, So that is another interesting point. Without doing anything, you can reduce the borrowing cost. सिर्फ प्रोडक्ट चेंज करना है बस। Just product को सब कैटेगरी में लाना है. अच्छा। Within the CC limit, you converting part of the limit into और WCDL. क्या इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे? कोई restriction नहीं लगेंगे. अच्छा। बिल्कुल नहीं लगेंगे. यूसेज पे भी? यूजेज पे भी वाह। कोई restriction नहीं है. हाँ। Same uses है. ओके। Only difference is that yes, you have committed that amount of 30 crore हाँ। on which you have to pay the पे interest. द इंटरेस्ट। अच्छा, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं, जितना यूज करोगे उतना Yes, फिक्स है कि उतना ही है। yes, ओके yes, ओके। yes. But that उतना is तो मैं based on यूज your कर ही रहा हूँ ना, experience. एक्सपीरियंस Yes. मेरा दिख रहा है मेरे को, साल हाँ भर में जी, मैं दिख हाँ रहा जी, है। हाँ जी. वाह, दूसरा, आप अगर एक्सपोर्टर हैं तो पैकिंग क्रेडिट अवेल करिए. परफेक्ट। आपको अगेन पैकिंग क्रेडिट भी आप फॉरेन करेंसी में ले सकते हैं, बिकॉज वापस आपको फॉरवर्ड में जब करेंसी में इनफ्लो आने वाला है, बी इट यूरो और बी इट डॉलर और बी इट येन, तो आपको न्यूट्रलाइज हो जाएगा. ओके। सो उसका एक बेनिफिट अपने को लेना चाहिए. गवर्नमेंट की इंटरेस्ट स्कीम भी रहती है, उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है. MSME को 3% सब्सिडी मिलती है. अच्छा, सो वो आप एक एडवांटेज ले सकते हैं. अगर आप पैकिंग क्रेडिट अवेल कर रहे हैं तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे. नहीं लेंगे। So always out of your cash credit limit, even if you are a small exporter, have packing credit वाह, as a sub limit. Then you can reduce your borrowing cost. ओके। Likewise, I have seen many clients whose balance sheet is very good, whose market reputation is very good, and he get market credit of 90 days from his suppliers, अच्छा। and he happy enjoy that. Oh. But I believe it is not a good choice. He should pay those creditors in time and take cash discount. ब्रिलियंट। So if you are getting a 90 days credit and to that vendor tomorrow you tell that I will pay you tomorrow, right on the date of supply, करेक्ट, you give me 2% discount. करेक्ट, Effectively you are taking 24% interest. इफेक्टिव। Whereas if your balance sheet is good, you may be borrowing at 8.5, 9%. So there is a गुड गेन्स। clean gain in your borrowing cost. ब्रिलियंट। Another way, suppose you are supplying your material to some large corporates. You are acting as an ancillary to Hindustan Lever ओके। or ITC हाँ, or any Indian Oil, or so many such companies. Then those companies also may pay you after 30 days. यस। Instead of that, I mean, don't accept their discount. हाँ, Rather use their credit for full 60 days, 90 days and take the bill discounting in bill your own discounting, balance sheet. right, right. There again you can save the interest. So there are such ways and means whereby you can reduce your borrowing cost on regular basis. You need to churn, you need to be alert. This is how I can suggest. एक तो आपने बता दिया कि एवरी बिजनेस शुड कंटिन्यूसली इवॉल्व, तो मतलब बोरोइंग कॉस्ट पे कंटिन्यूसली काम करें. Yes. क्रेडिट रेटिंग सर क्या है? डू यू थिंक रियली एवरी प्रमोटर शुड focus on it and constantly start working towards it and improvise it? Up to 50 crore, external rating is not mandatory. It is recommendatory. Okay. It is a discretion to the banks to take the credit rating or not. Okay. So many time, just to save small amount of rating cost, many of promoters request the banks that why you need it. अच्छा. And if balance sheet is good, bank may support you that okay, don't. But he is agreeing for a price. He will ask you Okay. for more interest. Oh. Because as per new guidelines from the RBI about the provisioning norms, if any borrower is not rated, the provisioning norms for their loans and advances are different, and if it is rated, then it is different. अच्छा. So that risk element premium is loaded on you if you are not a rated client. Wonderful. So you should So it makes a always lot of go sense. for external rating. हाँ. Even if you are a borrower of 10-20 crore, हाँ. it is not mandatory, but no harm, take it. और कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को भी सिक्योर रखता है कि आप Yes. रेटिंग करवाते रहो, Yes. तो आप वर्किंग करते रहोगे, बैलेंस शीट ओवरऑल आपको कैसे Yes, ठीक ठाक दिख it रही है. gives you lot of in-house discipline. ब्रिलियंट, वेरी गुड. It gives you lot of opportunity how to interact with the rating analyst,
what kind of questions you are going to face him, Hmm. and how you can enlarge your knowledge and in turn get better rating. Okay. Another point relevant to this, I would say that Hmm. suppose there is a business Hmm. going is not always similar Uh-huh. or uniform. Uh-huh. Sometimes there are some situations where you have the financial crunch Okay. for a 1 quarter or 2 quarter, Correct. not created by you but because of external environments. Right. There is a war situation. War There is a situation. logistic issues. Correct. There is some strike going on. China anti-dumping. Yes, or so many whatever factors, XYZ, like हाँ. you said. So in such situation, proactively, हाँ. as a borrower, I should go and tell my problem to the banker. अच्छा. And we should request him for the ad hoc additional limits instead of sitting tight at home अच्छा. and spoiling your reputation in the market. Okay. That there may be situation when creditors' payments are due, you are not paying. Hmm. Or there may be situation where your checks may be bouncing, Uh-huh. your EMIs are bouncing because you are Because having liquidity external crunch. factors, हाँ. Because of you are having liquidity crunch. Okay. But such situations should be explained proactively हाँ. so that your external rating and external reputation is intact. Okay. It is only between the borrower and Borrower lender the lender. हाँ. that they gives you additional accommodation Okay. and whereby they allow you to pass through this journey. Okay. And that will make sure that you are not spoiling your external rating also. रेटिंग ऑल्सो, और कहीं ना कहीं इमेज भी मेंटेन रहेगी. Yes. बात घर की घर में रहेगी. Yes. आज बैंकर नहीं होके घर का ही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया Yes. बिजनेस के लिए. Yes. बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब है रामानुजी भट्टड़, बहुत टाइम से फिल्म प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पर उनको फंड नहीं मिल रहा है. तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है जो शायद जिनको बैंक फाइनेंस मिलता नहीं है, बैंक देता नहीं है. ऐसे सर कितने सेक्टर्स हैं, और क्या आप जानते हैं कि ये लोग को शायद बैंक में नहीं मिले, मतलब इंकरेज नहीं करते हैं, ऐसा है सर? कुछ सेक्टर ऐसे हैं और उन सेक्टर को भी लेंडर्स ने आइडेंटिफाई किया बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस. अच्छा. हाँ हाँ. सो लाइक आई विल से एंटरटेनमेंट स्पेस जो आपने बोला है, फिल्म Okay. इंडस्ट्री, हाँ हाँ. इसमें पास्ट एक्सपीरियंस लेंडर्स का अच्छा नहीं रहा कभी भी. ओके. ये सब इंडस्ट्री वाले हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिनसे रिकवरी का पॉसिबिलिटी बैंकों के लिए काफ़ी कम हो जाता है. They are indirectly untouchable by the lenders for recovery. ओके. And that is reason indirectly you will find कि officially there may not be any embargo but indirectly no lender is interested to fund you. ओह. So ये सेक्टर हो गया आपका एंटरटेनमेंट स्पेस वाला. देन उसके बाद मैं कहूँगा कि नीरव मोदी टाइप के एपिसोड के बाद में जेम ज्वेलरी इज अच्छा. वेरी मच ए नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट. ओके. वेरी मच ए नेगेटिव लिस्ट Okay. अनलेस यू गिव मोर देन 100% कोलेट्रल. जेम Oh. ज्वेलरी में कोई फंडिंग अवेलेबल नहीं है. ओहो. लाइकवाइज आई वुड से कि रियल इस्टेट है, बड़े रियल इस्टेट डेवलपर्स के लिए बैंक में कोई कमी नहीं है पैसों की. अच्छा. पर अगर आप अपनी डिजायर करो. रखते हैं कि यू वांट टू बी ए डेवलपर हाँ. और आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपनी इवन एंसेस्ट्रल लैंड अवेलेबल है ओके. एंड यू वांट टू डेवलप दैट लैंड इनटू ए Okay. बिल्डिंग, ओके. बट बैंक्स पॉसिबली आपको पैसा नहीं देगा ओके. बिकॉज आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है. रियल इस्टेट सेक्टर को एक अलग डायनामिक्स रहती है ओके. एंड बैंक्स विल नॉट गिव यू सपोर्ट. अच्छा. तो 3 आपने बताया सेक्टर्स, फिल्म्स हो गए, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट हो गया, कहीं ना कहीं जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया. राइट सर. ये जो नए आ रहे हैं मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक है, सोलर एनर्जी है, ये सब को कैसे देख रहे हैं? व्हाट इज द इकोसिस्टम फॉर फंडिंग दीज? वेरी वेरी फेवरेबल एंड वेरी अच्छा. पॉजिटिव इकोसिस्टम इज देयर. ओके. अर्पित जी, आई विल से कि आज ई व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट की खुद की फेम स्कीम है ओके. जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोला है कि वी विल सपोर्ट. ओके. एंड लास्ट बजट्स में प्रोवाइड किया हुआ फेम 1 फेम 2 दो स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रोल आउट की थी, ओके. जिसमें ऐसे ई बाइक्स के लिए या अभी तो गवर्नमेंट ये प्लानिंग कर रही है कि ई बसेस के लिए भी गवर्नमेंट वाह. सपोर्ट करेगी. ओके. तो दीज आर वेरी फास्ट कैचिंग अप सनराइज इंडस्ट्री जहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है. ओके. सेम वे सोलार पावर, अच्छा. हमने बहुत सोलार के प्रोजेक्ट्स किए हैं, हाँ. छोटे 5 से 10 मेगावाट के भी. ओके. आप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर होके आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर भी सप्लाई कर सकते हैं, ओके. या आप अपनी छोटी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो आपकी कैप्टिव पर्पज के लिए भी आप कर सकते हैं. अच्छा. दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है. Okay. बट बैंक्स आर हैप्पी टू फंड यू ऑल सच इनिशिएटिव्स ओके. बिकॉज अल्टीमेटली ये सब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हम्म. जहाँ पे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. वंडरफुल. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है इंटरनेशनल फोरम में
ग्लासगो समिट में भी मोदी जी ने कमिट किया कि वी विल रिड्यूस द कार्बन प्रिंट्स इन इंडिया एंड वी विल बी कार्बन न्यूट्रल बाई 2070. वाओ. So उसी एफर्ट्स में सोलार इज़ वन ऑफ द वेरी फेवरेबल सेक्टर फॉर ऑल द लेंडर्स. ओके. Abundant money is available. अच्छा. Absolutely no problem. Sir, now very critical point that you've just touched upon is social impact. Now, so therefore, bank loans become a very critical weapon or a strategic weapon for having the social impact by the government. So, how do you think ये sustainability और ये सब को लेके क्या ऐसे steps है जिसकी वजह से bank loans are becoming more or bank finance is becoming more and more important to create a social impact or a maybe environment impact? Because ये जैसे मैंने आरपी जी आपको बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोकस है और अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस सभी बैंकर्स को आइदर डायरेक्टली और थ्रू आरबीआई डायरेक्शंस देती है, पॉलिसीज देती है दैट व्हाट वे आवर फाइनेंशियल सेक्टर शुड ग्रो. जब आज एज ए कंट्री आपका फोकस है कि सोलार सेक्टर में जाना चाहिए, अल्टरनेटिव एनर्जी सेक्टर शुड बी प्रमोटेड. ओके. सो बैंक नीड टू सपोर्ट, ओके. अदरवाइज दैट इट कैनॉट बी. और And it is in the interest of the humanity, yeah, in the ecosystem that we are reducing the carbon footprint. और इसीलिए ESG का जो इतना बजवर्ड बना है आज, वो इसीलिए बना है. ओके. और आगे आने वाले समय में इवन ओवरसीज वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी ESG इज ए वेरी बिग इशू. ओके. ऑल द इंडस्ट्रीज विच आर compliant with ESG will be getting money, others will Cheaper. not get. Or rather cheaper money. Yes, and others will not get. Not get only. Yes. Oh, अच्छा. Okay. And even there are so many focused PE funds who wants to support only ESG industries. Okay. जो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज है उन्हीं के लिए वो पैसा लगाना चाहते हैं बिकॉज इन टर्न उनके इन्वेस्टर्स ने उनको मैंडेट ये दिया है अरे वाह कि यू गो एंड फोकस एंड इन्वेस्ट ओनली इनटू ESG. ओके. सो ESG इज a very favorable concept. India, it needs to catch up, and slowly all the large corporates are focusing on it. Okay. And they are talking about the ESG initiative taken by them individually and collectively by the government. सर तो इसमें आपको क्या लगता है जो छोटी छोटी कंपनीज हैं टायर 3 टायर 4 सिटीज़ में जो हैं और जैसे कि आपने कहा फूड प्रोसेसिंग जोन्स हैं, केमिकल ट्रेडर्स हैं और छोटे मोटे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग कैसे इसमें ड्राइव कर सकते हैं और इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं कि हमको रिड्यूस्ड बोरिंग कॉस्ट मिल जाए और थोड़े और बेनिफिट्स मिल जाए हमको? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था. जैसे आपको मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने पहले एक टेक्सटाइल पार्क स्कीम लिया था. राइट. टेक्सटाइल में अगर आप प्रोसेस इंडस्ट्रीज में है तो देयर इज ए पोल्यूशन इशू, देयर इज ए वाटर विच यू नीड टू डिस्चार्ज इट आफ्टर ट्रीटिंग इट. सो अगर आप टेक्सटाइल पार्क में आपकी यूनिट है तो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लग सकता है और उसके लिए गवर्नमेंट लोन भी देती है, सब्सिडी भी देती है. सो ऑल द इंडस्ट्रीज पुट टुगेदर कैन शेयर सच कॉस्ट. अच्छा. सेम वे अभी गवर्नमेंट एनडीए गवर्नमेंट ने पिछले 5 सालों से बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि like textile park, food park. So in each zone, in each state, they are trying to develop the food parks. Okay. The concept is that in a massive area of 100 to 500 acre, all the food processing industry can come together and share the infrastructure. Okay. Which is ESG compliant, which is not having directly burden on those small MSME industries. And at the same time, you are giving benefit to the localites by procuring that agriculture product and processing it, making it finished goods, and you are selling it to the domestic market as well as for the exports. Brilliant. Solar लगा दो plant so that for your electric consumption. Yes. So I think these are some of the measures that these people can take. Correct. Perfect. Wonderful. So I think sum up करते हैं सर, top 5 things to keep in mind for raising bank finance. इसमें मैं sum up करने के हिसाब से अर्पित जी आपको ये कहूँगा कि the most important thing is the sector or the industry which you want to start. Okay. The viability, the business model of that. Business model, viability. I mean, some kind of comfort for the lenders and for yourself as a promoter, you should have done the homework. Okay. Whether जो product मैं बनाने जा रहा हूँ उसके लिए market है, उसके लिए मेरे पास easily available रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है. वंडरफुल. ओके. उसके लिए मेरी लोकेशन है, उसके लिए मेरे को लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है. अदरवाइज यू विल एंड अप विद स्पेंडिंग मोर मनी ऑन द लॉजिस्टिक, ब्रिंगिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम एक्स प्लेस टू वाई प्लेस. सो उन क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए अगर आपने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है, आपकी अपनी एक सफिशिएंट
सीड कैपिटल जिसको आप बोल रहे हैं, Correct. जो मैं आज की डेट में बोलता हूँ कि पहले 15-20% होती थी, आजकल 35-40% चाहिए। ओके। वो अगर आपके पास है, हम्म आपका ट्रैक रिकॉर्ड परफेक्ट है, आपका सिबिल स्कोर बिल्कुल परफेक्ट है, ओके, जो आज सिबिल स्कोर अब सबको मालूम है, मालूम है, अवेलेबल भी है, जनरली अवेलेबल भी है। तो अगर आपने अपने पास्ट बैकग्राउंड में, हम्म, नॉट नेसेसरी दैट यू हैव बीन रनिंग ए इंडस्ट्री, हाँ हाँ, you may be a small executive working in a company, बराबर, but if you have taken a housing loan, if you have taken a car loan and your track record is very good, then your civil score will be very good. वाह, So if your civil score is intact, you have this capital available for your funding, and you have a very good business model, and if you have set up a industry in a right location, then abundant bank loan is available, easily available. You can reach out to any banks, absolutely no problem. Brilliant. I anticipate. वंडरफुल। हर बिजनेसमैन के लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कि ये 3 चीज़ों पे आप हर कोई ध्यान रखेगा, आप भी रखते होंगे, और कहीं ना कहीं आज के पॉडकास्ट में आपको ये समझ में आया। सबसे पहले आपको अर्न करना है। अर्न करना है मतलब आपने 10 रुपये लगाया तो आपको 100 बनाना है, 10,000 लगाया तो 1 करोड़ बनाना है, 1 करोड़ लगाया तो हो सकता है 100 करोड़ बनाना है, पर आपको अर्न जरूर करना है। बट अर्न करना है, कैसे करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, बिजनेस मॉडल होना चाहिए, वायबल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप इसको दिखा सकते हैं कि ये ऐसे होता है। सेकंड, आपको सेव करना है। सेव के लिए आज BL माहेश्वरी जी ने हमें दुनिया भर के ऑप्शंस बताए और छोटी छोटी ऐसी ट्रिक्स बताई कि कैसे आप सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज करके अपनी बोरोइंग कॉस्ट, आप हो सकता है सेविंग के लिए बहुत सारे दुनिया भर के आप एफर्ट्स लगाएंगे, यूज़ करेंगे, पर अगर आप छोटा सा ये काम कर लें तो आप कहीं ना कहीं अपने सेविंग, बोरोइंग कॉस्ट को जो उसमें सेविंग कर सकते हो, ट्रिमेंडस, स्पेशली बिल डिस्काउंटिंग, और कैसे आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पे करके एक्चुअली पैसा बना सकते हो ताकि वो कहीं और जगह बचा सके अपना पैसा। कहते हैं अवॉइडेंस ऑफ आउटफ्लो इज़ इनफ्लो, और कहीं ना कहीं वो सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इसके पहले हमारा एक एपिसोड हो चुका है जिसपे हमने बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स, MSMEs और स्टार्टअप्स वालों के लिए जो बात की है, कहीं ना कहीं आप वो देखें, और अगर आप उस एरिया में हैं, उस जोन में हैं, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट। सर, इन्वेस्टमेंट के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको जो आदमी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, आज कैपिटल मार्केट्स में हम देख रहे हैं जो रैली आ रही है और धूम आ रही है, ऑफकोर्स इलेक्शन का सिर्फ एक जब एग्जिट पोल के बाद जो एक्चुअल सिनेरियो है उसके बाद तो जो डिबैकल वो अलग है, पर चूंकि जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या उनको भी फंड्स इजीली मिल सकते हैं, और कैसे, क्या कोई एंकरेजमेंट है कि बिजनेस वाले भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सो इसमें मेरा एक सजेशन रहेगा, बहुत अच्छा है। सपोज यू आर ए कैश सरप्लस कंपनी एंड लेजिटिमेटली यू आर रनिंग द बिजनेस, करेक्ट, you have option to borrow but you have not borrowed, राइट, but definitely I will encourage that some of the your capital you can take out and invest into either direct equity or through mutual fund or through some startup fundings, Okay. and take bank money to that extent. Very good. You are creating wealth for yourself and you are supporting somehow to the new age industries ecosystem also, and at the same time you are creating your credit profile which will go in long way for further growing your business and industry. कैश में पैसा रख रहे हैं, FD में पैसा रख रहे हैं और ये सब जगह कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करें। कहीं ना कहीं छोटा सा फंड निकालें, आप खुद एक इन्वेस्टर बने, खुद ना खुद इक्विटी में इन्वेस्ट करें, और उतना सा अमाउंट अगर बिजनेस में चाहिए तो एक लोन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज सर ने समझाया, लीवरेज जो मिल सकता है बिजनेस में, Yes. वो तभी मिलेगा जब आप बिजनेस लोन लेंगे। Yes. बहुत ज़बरदस्त आपने जो आज आपने पूरा गाइड किया हमको, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को, कि कैसे वो बिजनेस फिनेंस के साथ बहुत बढ़िया एक्चुअली अपनी वेल्थ भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कहीं ना कहीं डिसिप्लिन ला सकता है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ देख सकता है। Thank you, Arpit ji, for inviting me on this podcast, and I was glad to share my thoughts, and I'll be happy to available to you in future also. Thank you very much. वंडरफुल। व्यूअर्स हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ और अंडरस्टैंडिंग, कोई क्लैरिटी और कुछ चाहिए आपको, माहेश्वरी जी इज़ ऑलवेज वन क्लिक अवे। रीच आउट टू अस ऑन विक्ट्री टॉक्स, यू कैन राइट योर कमेंट्स बिलो, you can also email to us, you can also reach out to us through social media handles। विक्ट्री टॉक्स पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।